हेलो बच्चों, मैं डी के अंजन नेक्स्ट लेक्चर लेकर हाजिर हुआ हूँ। हम अभी तक जो प्यारे बच्चे स्टडी कर रहे थे वो मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे और मैथमेटिकल टूल्स के सीरीज में डिफरेंशिएशन की कहानी पढ़ रहे थे, जिसे मैं पिछले लेक्चर्स में एंड कर दिया हूँ। आज जो मेरा मेन मुद्दा है वो इंटीग्रेशंस की कहानी स्टार्ट करना है और इंटीग्रेशन क्या होता है इसका बेसिक कंसेप्ट आज मैं समझाऊंगा। तो आप सभी लोग जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और इस इंटीग्रेशन की बेसिक कहानी को समझें। और अगर इस इंटीग्रेशन की बेसिक कहानी आप अच्छे ढंग से समझ लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि फिजिक्स में अगर कहीं भी इंटीग्रेशंस आता है तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। ऐसे इंटीग्रेशन के भी 2-3-4 लेक्चर्स में भी इसके भी तैयार होंगे और सभी लेक्चर्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके फिजिक्स की परेशानी नहीं होगी अगर वहाँ इंटीग्रेशंस आ जाएंगे। तो अब चलिए हम इसको शुरू करते हैं इंटीग्रेशन का। और आप सभी लोगों का अद्भुत और प्यारा सा चैनल इग्नाइटेड S2P2 क्लासेस। तो प्यारे बच्चे, हम लोग हेडिंग लगाते हैं इंटीग्रेशंस की कहानी। तो आइए प्यारे बच्चे, इंटीग्रेशन क्या होता है इसे हम समझते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है इसे हम समझते हैं। इस इंटीग्रेशन को ये हिंदी में समाकलन के नाम से जानता है। समाकलन, इंटीग्रेशन को हम लोग समाकलन कहते हैं। समाकलन का मतलब ही हुआ समाहित करना, यानी छोटे छोटे चीज़ को ऐड करके बड़ा बनाना। ये काम है मेन रूप से इंटीग्रेशंस का। ऐसे इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या होगा? तो इंटीग्रेशन को हम लोग सिंपल वे में समझें तो इसको बोल सकते हैं कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन समझने में कोई परेशानी आपको नहीं होगा, आप आसानी से इंटीग्रेशन को समझ सकते हैं, है ना। तो अगर डिफिनीशन आपको देनी है तो इसको कह सकते हैं कि दी रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, the reverse process of differentiation is called integration। तो इंटीग्रेशन को हम लोग डिफरेंशिएशन की सहायता से ही मेनली स्टडी करेंगे। डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस जो होता है, व्युत्क्रम जो रूप होता है, उसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का मेन वर्क यही है प्यारे बच्चे, छोटे छोटे पार्ट को बड़ा बनाना, है ना। ऐसे इंटीग्रेशन का कुछ और सिनोनिम्स भी होते हैं। मैंने इंटीग्रेशन को नाम ना लेकर के उसके जगह पर, है ना, दूसरे कुछ नेमिंग भी इसका किया जा सकता है। जैसे क्या है, देखिए, द सिनोनिम्स ऑफ इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव्स और परमिटिव। तो हम लोग अगर इंटीग्रेशन हम लोग को बोलना हो सकता है कई बार इंटीग्रेशन के प्लेस पर आपको एंटी डेरिवेटिव बोल दे या उसके प्लेस पर आप परमिटिव बोल दें। तो ये दोनों वही नाम है जो इंटीग्रेशन का नाम है। जो काम इंटीग्रेशन करेगा वही काम एंटी डेरिवेटिव से नाम काम करेगा, वही काम परमिटिव करेगा। इसलिए अगर कहीं आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने का रहा है या परमिटिव फाइंड करने का रहा है तो इसका मतलब ये ना समझें कि कुछ नया टर्म्स आ गया, नहीं, वो इंटीग्रेशंस के ही प्लेस पे ये सब नाम भी आते हैं। क्लियर। अब मैं आपको कहा हूँ कि इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, ये कैसे होता है इसे आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, अगर किसी आप स्मॉल फंक्शंस f(x) है, इस स्मॉल f(x) फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो आप जानते हैं किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट जब करते हैं तो फंक्शन चेंज हो जाता है। जैसे sin x को आप डी करते हैं तो cos x हो जाता है, चेंज हो गया। x² का x के रिस्पेक्ट में किए तो 2x हो गया, तो चेंज हो गया। उसी प्रकार से स्मॉल f(x) फंक्शन को जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कोई कैपिटल f(x) आ जाएगा। ऐसा मैं लीड कर लिया हूँ, एज्यूम कर लिया हूँ। अब देखिए, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या मिलेगा?
एफ एक्स इंटू डी एक्स, कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर है। अब इसे जो है इसमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लीजिए, इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन सिंबल ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम इंटीग्रेशन के सिंबल को टेक करते हैं। अब उससे क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल जब टेक करेंगे तो क्या होगा इस समझिए, यहाँ हो गया एफ एक्स और इंटू डी एक्स, ऐसा हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ डी है, यहाँ एफ एक्स है, तो इस एफ एक्स को अगर हम एक्स जैसा ट्रीट करेंगे ना, इसको एक्स जैसा मानेंगे तो ये पूरा डी एक्स हो जाएगा। और इस सिंबल का काम है क्या, इंटीग्रेशन का जो सिंबल का काम है क्या, छोटे छोटे चीज़ को बड़ा बनाना, एक तरह के समेशंस भी इसे हम कहते हैं। इस इंटीग्रेशन के सिंबल को हम लोग समेशन बोलते हैं, और समेशन का काम होता है छोटे छोटे टर्म को जोड़ करके बड़ा बनाना। तो यहाँ डी एफ एक्स है, तो ये डी एक्स जो एफ एक्स को एक्स जैसा हम जब ट्रीट करेंगे तो ये हमारा डी एक्स बन जाएगा। और इस डी एक्स को अगर हम ऐड करेंगे तो इसे बड़ा करके और एक्स बना देता है। इसलिए यहाँ जो है डी एक्स का जो इंटीग्रेशन का सिंबल लगने से या समेशन लगने से इसकी वैल्यू एक्स हो जाएगा। लेकिन एक्स का काम कौन कर रहा है, एफ एक्स काम कर रहा है, क्योंकि हमने इस डी एफ एक्स को है ना, हम इस एफ एक्स को एक्स जैसा ट्रीट कर रहे हैं, तो इस एफ एक्स बन जाएगा एक्स जैसा। दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स। एक्स होने का मतलब क्या होगा कि एफ एक्स हो जाएगा, और इधर हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स इंटू डी एक्स। और साथ में प्यारे बच्चे एक कांस्टेंट भी ऐड होता है जिसे हम सी कहते हैं। अब इस कांस्टेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है जो आपको समझाते हैं। तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू जो हो रहा है स्मॉल एफ एक्स प्लस सी हो रहा है। अब यहाँ पर समझिए कि क्या रिवर्स प्रोसेस हुआ कि नहीं, ये आपको समझाते हैं। तो आप देखिए है ना, आपका एफ एक्स जो स्मॉल था उसका डिफ्रेंसिएशन कैपिटल एफ एक्स आया था। अभी यहाँ पर कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स आ रहा है। यानी जिस फंक्शंस का आपने डिफ्रेंसिएशन किया था तो उसका डिफ्रेंसिएशन करने से कैपिटल एफ एक्स आया था डिफ्रेंसिएशन, और वही कैपिटल एफ एक्स को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो स्मॉल एफ एक्स आ रहा है। यानी ये इंटीग्रेशन जो है वो डिफ्रेंसिएशन का है ना व्युत्क्रम काम कर रहा है, रेसिप्रोकल काम कर रहा है ना, रिवर्स प्रोसेस काम कर रहा है ना। तो इस तरह से इसीलिए इंटीग्रेशन को कहा जाता है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ही होता है जो इंटीग्रेशंस कहलाता है। ओके। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए तो यहाँ सबका नाम क्या क्या होता है वो समझते हैं। जैसे ये जो एफ एक्स आया स्मॉल एफ एक्स, इसको हम लोग इंटीग्रल कहते हैं, इंटीग्रल। और यहाँ पर एफ एक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रैंड, ये हमारा इंटीग्रैंड है। और प्यारे बच्चे ये जो डी एक्स आप देख रहे हैं, इस डी एक्स का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स या डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एक्स। एक्स का डिफरेंशियल फॉर्म है, एक्स जो है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ एक्स, माने एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्म है। और ये जो देख रहे हैं ये जो है ये हमारा सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन का संकेत है इस तरह का। मेनली इसे हम लोग समेशन भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए अगर जो समेशन का सिंबल होता है तो कुछ इस डिजाइन का होता है। ऐसा आप समेशन के लिए आप जो सिंबल्स यूज कीजिएगा उसको आप ऐसे कहिएगा। ऐसी को थोड़ा अगर इसको इलोंगेट कर दिया जाएगा, ऐसे खींच दिया जाएगा इस तरह से करके, है ना, तो ये सिंबल्स इस तरह से फॉर्मेशन कर लेगा। यानी यही समेशन से ये सिंबल्स बना है, इसलिए इस इंटीग्रेशन को हम लोग समेशन भी बोलते हैं, है ना। इस इंटीग्रेशन को अगर आपको मन करे तो इस इंटीग्रेशन को समेशन भी बोल सकते हैं, है ना। इंटीग्रेशन को आप समेशन भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से सभी का नेमिंग हो गया। अब यहाँ एक रहा सी क्या होता है, तो इस सी को हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, या कई लोग इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को है ना आर्बिट्री कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है।
तो इसे हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट भी कहते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, तो इस आर्बिट्री कांस्टेंट c जो है या इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है, इसकी वैल्यू का जो कहाँ रेंज होगा या किस किस रेंज में ये c लाई करेगा ये भी हम बता सकते हैं। तो c का जो वैल्यू होता है वो -∞ से लेकर +∞ तक में कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कोई भी रियल नंबर है ना यहाँ यूज हो जाता है। तो ये -∞ से c की वैल्यू जो +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स आप इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि c है क्या, तो कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर c की वैल्यू है ना यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन का एक नया फॉर्मेट तैयार हुआ जिसमें कौन क्या है जो आपको यहाँ मेंशन मैंने कर दिया हूँ। एक बार मैं फिर से रिकैप करता हूँ। प्यारे बच्चे, इंटीग्रेशंस क्या है, तो इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं समाकलन बोलते हैं, और इंटीग्रेशन कुछ है ज़्यादा नहीं, बस आपको यही दिमाग में रखना है कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसी का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा हूँ कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पर सिनोनिम्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट मीन्स कहने का मतलब ये मेरा है कि कई बार आपको क्वेश्चंस में जब मेंशंस होंगे तो वहाँ इंटीग्रेशन मेंशंस नहीं होंगे, उसके जगह पर उसके प्लेस पे एंटी डेरिवेटिव या परमिटिव यूज़ कर देगा। तो आप ऐसा ना समझें कि कुछ नया हो गया है, मुझे इंटीग्रेशन नहीं अब कुछ और करना है, ये सब चीज़ नहीं होगा। उसका मतलब ही होता है, इंटीग्रेशन का ही मतलब दूसरा होता है जिसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं या हम लोग उसको परमिटिव ही बोलते हैं। तो इसलिए इसका सिनोनिम्स इंटीग्रेशन का है। अब यहाँ आइए, अब यहाँ हम समझाना आपको चाह रहे हैं कि क्या सच में इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, ये मैं समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए मैं एक एफ लिया हूँ, छोटा एफ, जिस छोटा एफ को मैं जब डिफ्रेंशिएट किया हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में तो कोई कैपिटल एफ आ गया है, और इस कैपिटल एफ की है ना जो वैल्यू इसमें हम मल्टीप्लाई कर दिए डी एक्स से, तो डी एफ एक्स बराबर कैपिटल एफ एक्स इंटू डी एक्स हुआ है। अब यहाँ पर मैं लिखा हूँ टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन है ना सिंबल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है उसे हम यूज़ किया हूँ। तो यहाँ देखो यूज़ किया और यहाँ भी यूज़ किया हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डी हम कहा इस एफ एक्स को है ना एक्स जैसा ट्रीट करिए, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन जो सिंबल्स है, जो इंटीग्रेशन जो सिंबल है यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, ये सिंबल्स का काम है छोटे छोटे चीज़ को बड़ा बनाना। तो यहाँ अगर एफ एक्स को हम एक्स जैसा ट्रीट करेंगे तो यहाँ डी एक्स हो जाएगा, और डी एक्स को ही बड़ा बना के, चूँकि डी एक्स जो होता है एक्स का बहुत छोटा सा पार्ट होता है, तो उसे बड़ा बना के ये एक्स बनाएगा। तो एक्स का कहने का मतलब कि एफ एक्स बनाएगा, लेकिन साथ में एक सी भी ऐड होता है। अब c क्यों ऐड होता है इसका मीनिंग भी आपको समझाएंगे। और इधर आपको कैपिटल एफ एक्स डी एक्स हो गया, इसी चीज़ को फिर मैं यहाँ लिख दिया कैपिटल एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर स्मॉल एफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ कौन क्या था जो आपको समझाए कि ये जो है वो सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, यहाँ पर इस कैपिटल एफ एक्स का नाम इंटीग्रैंड है, डी एक्स को डिफरेंशियल ऑफ एक्स कहते हैं, स्मॉल एफ एक्स इंटीग्रल है, और सी कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है या इंटीग्रेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू -∞ से +∞ में लाई करता है, या आप इस सी को बोलिए कि सी को रियल नंबर में बिलोंग करता है, ये भी बोल सकते हैं। क्लियर है, इतना समझ गए होंगे। इसको मैं हटाऊँ प्यारे बच्चे, इतना हो गया आप लोग को। मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, फिर आगे कहानी समझाता हूँ। तो चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चे, आप इंटीग्रेशन की बेसिक बात समझें कि इंटीग्रेशन क्या हो सकता है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसका दूसरा सिनोनिम्स क्या होगा, है ना। इंटीग्रेशन नहीं बोल के उसके जगह पर और क्या क्या बोला जाएगा, तो ये चीज़ आप जान गए। अब देखिए इसकी आगे की स्टोरी क्या है वो समझाते हैं। अब समझिए, देखिए अभी एक कहानी आपका ऐसा बना कि आपने किसी कैपिटल एफ एक्स को इंटीग्रेट किया तो आपको मिला छोटा एफ एक्स प्लस सी मिला, यही मिला आपको। अब इसकी कहानी समझिए क्या है। जो यहाँ जो सी जो जुटा हुआ था होता है ना प्यारे बच्चे, तो उससे ये मतलब होता है कि इस एफ एक्स जो कैपिटल एफ एक्स था इसकी वैल्यू स्मॉल एफ एक्स सिर्फ लिखे है, वो फिक्स नहीं है, उसके साथ कुछ वैल्यू ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। जैसे दैट मीन्स यहाँ एफ एक्स प्लस सी होने का मतलब कि एफ एक्स प्लस सी की वैल्यू अगर रियल नंबर हम बोल रहे हैं तो सी की वैल्यू अगर 1 हो गया तो एफ एक्स प्लस 1 हो गया,
सी की वैल्यू अगर 2 हो गया तो एफ एक्स प्लस 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ देखो तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ चेंज हो रहा है, इसलिए सी जुटने से ये डिफाइन होता है कि ये इंटीग्रेशन जो है कर रहे हैं हम कैपिटल एफ एक्स का जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जो स्मॉल एफ एक्स आ रहा है ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये डेफिनेट नहीं है, इसलिए इंटीग्रेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक को बोलते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक को हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अब समझिए क्या होगा। तो यहाँ पर से इंटीग्रेशन जो है डिवाइड हो जाता है, इंटीग्रेशन जो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। एक का नाम होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और एक हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, एक हो जाता है इनडेफिनिट और दूसरा हो जाता है डेफिनिट। ये 2 तरह के इंटीग्रेशन डिवाइड हो जाते हैं। इनडेफिनिट में क्या होगा, इनडेफिनिट में यही होगा कि किसी फंक्शंस को इंटीग्रेट जब करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो एफ एक्स प्लस सी होगा। ये सी आपको इंडिकेट करेगा कि ये इंटीग्रेशन इनडेफिनिट है ना। ये जो सी है इट इज indicates that integration is indefinite, है ना। ये सी जो है इंडिकेट करेगा इट इज इंडिकेट्स दैट इंटीग्रेशन इज इनडेफिनिट, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को इंडिकेट करेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, इस कैपिटल एफ एक्स इंटू डी एक्स था, इसकी वैल्यू स्मॉल एफ एक्स आई इंटू डी एक्स आ गया है, सॉरी स्मॉल एफ एक्स प्लस सी आ गया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि लिमिट अप्लाई होगा। अब लिमिट अप्लाई होगा तो कैसे काम करेंगे देखिए। तो अगर यहाँ लिमिट ए टू बी लग जाएगा तो इस एफ एक्स जो कैपिटल एफ एक्स है उसका इंटीग्रेशन तो आप देखिए रहे कि स्मॉल एफ एक्स और प्लस सी हो जाएगा। अब इसके ऊपर जो स्मॉलर लिमिट है, लोअर लिमिट है लोअर प्लेस पे और अपर लिमिट है जो अपर प्लेस पे, इस प्रकार से कुछ लग जाएगा। अब यहाँ अपर लिमिट पहले पुट किया जाएगा, तो अपर लिमिट पुट करिएगा तो होगा एफ बी और प्लस सी, तो इसी रहेगा आपका, ठीक है। और माइनस फिर लोअर लिमिट रखिएगा तो एफ ए और प्लस सी हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होने वाला है, जो एफ बी प्लस सी और एफ ए माइनस सी, तो सी से सी क्या हो रहा है, कट जा रहा है यहाँ पे, तो एफ बी माइनस एफ ए, कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है। तो प्यारे बच्चे देखिए, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन किया जा रहा है तो इस सी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, वो सी देखिए यहाँ कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए जब डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तो सी आप ऐड नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट लगने से, लोअर और अपर लिमिट लगने से उसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगा और किसी लिमिट में ही उसका मान आएगा। इसलिए वहाँ सी आप ऐड नहीं कर सकते हैं, या कर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वो अपर लोअर जब रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा सी का वैल्यू। बट आप अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, आपका लिमिट मेंशन नहीं है, तब आप सी हमेशा ऐड करेंगे, जो ये बताएगा कि इस एफ एक्स जो कैपिटल एफ एक्स है उसकी वैल्यू सिर्फ एफ एक्स नहीं होगा, ये डेफिनेट एफ एक्स नहीं है, इसके जगह पर एफ एक्स प्लस 1, एफ एक्स प्लस 2, एफ एक्स प्लस 1/2 इस प्रकार से चेंज होते रहेगा, जो कि आपको बताएगा कि इंटीग्रेशन जो है ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ओके, तो यहाँ से आपको मेन समझना है कि इंटीग्रेशन हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एक का नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक का नाम है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में वही होगा कि सी हमेशा ऑलवेज ऐड करेंगे, और डेफिनिट इंटीग्रेशन में सी आपको ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐड भी कर देंगे तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब पेस्ट किया जाएगा, यहाँ पे देखिए अपर लिमिट एक्स के जगह पर बी रखा और फिर माइनस करके फिर लोअर लिमिट एक्स के जगह पर ए रखे, तो ये सी कैंसिल हो जाता है, इसे सी का कोई महत्व नहीं रखा जाता है। अब बात आता है कि सी हम ऐड कहाँ करेंगे सर, तो देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, है ना, सी इज ऑलवेज एडेड एट द एंड ऑफ प्रोसेस
प्रोसेस के अंत में ऐड करेंगे। सी इज ऑलवेज एडेड एट द एंड ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस के है ना एंड में ऐड करेंगे, है ना। इसी को समझ सकते हैं, ऐसे लिखते हैं इट इज नेवर एडेड, इट इज नेवर एडेड बिटवीन द प्रोसेस, प्रोसेस के बीच में इसको कभी भी ऐड अप नहीं करेंगे। जब भी ऐड करेंगे तो एंड में माने इंटीग्रेशन हो जाएगा तो लास्ट में आप इसको ऐड कर सकते हैं। ओके, अब इस सी का मतलब भी आपको मैं समझा देता हूं कि क्या होता है। जो ऐसे आप समझ गए हो कि सी ऐड होगा तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, सी ऐड अगर नहीं हुआ तो उसको हम बोलेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रेशन में सी को ऐड करने के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। इतना आप समझ गए होंगे कि इंटीग्रेशन दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट। ओके, डेफिनिट में सी ऐड करना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इंडेफिनिट में सी ऐड करना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सी बताएगा कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज होता रहता है। अब कैसे चेंज होता है ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ, तब वो क्लीन हो जाएगा। ओके, तो मैं हटा रहा हूँ प्यारे बच्चे, अगर नहीं लिखें तो आप पॉज करके लिख लें, है ना। आपको फीलिंग आ रहा होगा, मैं पूरा चाह रहा हूँ कि फीलिंग आपको आए, इसलिए मैं काफ़ी बेसिक से आपको समझा रहा हूँ। चलिए, तो मैं हटा रहा हूँ, अगर नहीं लिखें तो आप पॉज करके लिख लें इसे। तो प्यारे बच्चे, आपने ये समझा कि इंटीग्रेशन जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में सी ऐड करना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सी ऐड करना इंपॉर्टेंस है। ये बात देखिए, सी कब ऐड करेंगे तो ये बताया आपको, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, और बिटवीन प्रोसेस में आप नहीं ऐड कर सकते। तो अब देखिए कहानी क्या होता है, सी का मतलब समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है वो समझाता हूँ। समझिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए इसको समझाता हूँ क्या होता है, सच में ही समझिए। देखिए, अगर आपको कहा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन करिए, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप तो कह रहे थे कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफ्रेंशिएशन का। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डीसी कितना होगा, 2x हो जाएगा, 1 का डीसी 0 तो 2x बचेगा। अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर देखिए 2x इंटू डी हो जा रहा है। क्लियर है? अगर इसे हम इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 2x इंटू डी। तो यहाँ डी इसको x अगर समझेंगे तो इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि सिंबल का काम है बड़ा बनाना। इसको d इसको x मान लें तो वैल्यू x आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 2x इंटू डी। तो यहाँ देखा जाए प्यारे बच्चे तो 2x इंटू डी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। क्लियर? अब इसी बात को और देखिए, जैसे मैं डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस √3 चाहे -√3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डीसी भी कितना आएगा प्यारे बच्चे, 2x ही आएगा, क्योंकि √3 का डीसी 0 हो जाएगा कांस्टेंट के कारण। तो यहाँ डीसी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस √3 इज इक्वल टू 2x इंटू डी हो गया। देख रहे हैं आप? अब देखिए यहाँ पर इसमें इंटीग्रेशन का सिंबल अगर हम यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस √3 और यहाँ आपका 2x dx होगा। इसको अगर x जैसा ट्रीट करेंगे तो ये dx हो जाएगा, और इस इंटीग्रेशन का सिंबल का काम है छोटे चीज़ को बड़ा बनाना। तो dx को x बना देगा और x की जगह पर मेरा होगा एक्स स्क्वायर माइनस √3, यानी यहाँ देखिए तो 2x इंटू डी को बता रहा है। क्लियर है? अब और भी समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं ऐसा कह दूँ कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर -3/2 और बाई डी का डिफ्रेंशिएशन फिर से देखें तो 2x आने वाला है ना। अगर यहाँ पर आप डी एक्स स्क्वायर -3/2 अगर देख लें तो इसकी वैल्यू 2x dx हो जाएंगी। अगर इसमें इंटीग्रेशन का सिंबल हम यूज कर दें या समेशन का सिंबल यूज कर दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x dx हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर इसको d इसको x मान लें तो इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर -3/2 हो जाएगा, और यहाँ 2x इंटू डी आ जाएगा। ओके, इतना समझ में आप लोग को आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे 2x इंटू डी की वैल्यू हमारा आ गया एक्स स्क्वायर -3/2। अब प्यारे बच्चे आपको तीनों इंटीग्रेशन निकाल दिए हैं। आप देखिए तो तीनों में आपको एक बात समझ में आएगा कि 2x का इंटीग्रेशन हर जगह हो रहा है, लेकिन वैल्यू सब जगह चेंज हो रहा है।
फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, 2x का इंटीग्रेशन यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, लेकिन प्यारे बच्चे कांस्टेंट जो है ना ये बार बार चेंज हो रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर √3 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मैं 5 जोड़ दूँ तो 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। यानी इस 2x का इंटीग्रेशन जो एक्स स्क्वायर है वो डेफिनेट नहीं है, उसमें कभी कुछ अलग जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, √3 जोड़ रहे हैं, 3/2 जोड़ रहे हैं, बार बार चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 2x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल्स वैल्यू है, चेंज हो रहे हैं। इसीलिए इस इंटीग्रेशन को हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, क्योंकि 2x की वैल्यू फिक्स नहीं है। लेकिन लिमिट अगर लग जाएंगे प्यारे बच्चे तो यही इंटीग्रेशन डेफिनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस 1 का कोई इंपॉर्टेंस रहेगा नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे 1 कैंसिल हो जाएंगे। इसीलिए इस पूरे चीज़ को हम लोग ऐसे करके लिख देते हैं, इसको 2x × dx बराबर, क्योंकि अब 1 जुट रहा है, √3 जुट रहा है, तो कई लोग बोलेंगे 10 जुड़ रहा है, कई बोलेंगे 20 जुड़ रहा है, कई 100 जुड़ रहा है, कई 1/√3 बोल देंगे, कई √3/2 बोल देंगे, तो मैं क्या क्या ऐड करते रहूँगा। इसीलिए इस सभी सिंबल्स को जो कांस्टेंट रूप में यूज हो रहा है इसको हटा करके और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस सी ऐड किया है प्यारे बच्चे, और सी का मतलब होता है कोई रियल नंबर है, सी बिलोंग्स टू कोई रियल नंबर है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो अब इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि हम सी क्यों ऐड करते हैं। तो सी ऐड करने के पीछे ही कारण होता है, इस इंटीग्रेशन का इंडेफिनिट नेचर हम समझाना चाहते हैं कि इंडेफिनिट नेचर का इंटीग्रेशन होता है ना। यही डेफिनेट नेचर में अगर सी आप ऐड भी करेंगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट होगा तो वो साफ हो जाएगा ऑलरेडी। लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है। क्लियर? तो आपको एक बात समझ में आया होगा कि इंटीग्रेशंस है क्या, तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ही है। मैं देखिए यहाँ डिफरेंशिएशन किया हूँ और उसी से मैं इंटीग्रेशन का सभी नेचर्स यहाँ समझाया हूँ आपको, है ना। तो यहाँ नहीं समझ में आएगा, ये हो नहीं सकता है। इस सी का नाम हम क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चे, इस सी का नाम क्या था, अभी लिखाए थे सी का नाम आर्बिट्री कांस्टेंट। इसका नाम क्या था, आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, या इसे क्या बोलते थे प्यारे बच्चे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट या इंटीग्रेशन कांस्टेंट। प्यारे बच्चे कांस्टेंट दो डिजाइन के होते हैं, एक आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, एक फिक्स कांस्टेंट होते हैं। जैसे 2, 4, 6, 7 ये सब देखें वो फिक्स रूप में रहता है, लेकिन ये जो सी होता है ये फिक्सेबल नहीं। इसकी वैल्यू देखिए कभी 1, कभी -√3, कभी 3/2, इस प्रकार से चेंज होता रहता है, तो ये कोई फिक्स नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। ऐसे आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जो आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है वो शो किसको करता है, तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है जो एक फैमिली ऑफ कर्व को शो कर सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज अ फैमिली ऑफ कर्व। ये फैमिली ऑफ कर्व्स को इंडिकेट करता है। जैसे देखिए यहाँ 2x dx वही था, इसको अगर हम y जैसा मान लूँ तो ये इंटीग्रेशन y की वैल्यू x² + 1 हो गया। इसको y जैसा मान लूँ तो x² -√3 हो गया। इसी को अगर मैं समझाऊं दूसरे वे में, यहाँ दिख रहा है प्यारे बच्चे, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर इसको मैं समझाऊं x² + 1, इसको मैं y मान लूँ तो x² + 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप जानते हैं x² + 0 ग्राफ तो यहाँ से बनता है, तो x² + 1 ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा। यही ग्राफ है आपका इंटीग्रेशन 2x dx बराबर x² + 1 का। ओके, अब उसी प्रकार से -√3 करेंगे तो इसको नीचे देखिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है इसका क्या हो सकता है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज अ फैमिली ऑफ कर्व्स होगा।
मतलब कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किसी फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें बहुत सारे कर्व हो सकते हैं। जैसे हम लोग अभी 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पढ़े, और 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 पढ़े, और 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 पढ़े। तो सभी को ग्राफ बनाएं तो देखिए इसको हम बाई जैसा ट्रीट मान लें, इसको बाई मान लें, तो ग्राफ कैसे बनेगा। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है प्यारे बच्चे, सिमेट्रिक होता है बाई एक्सिस की। ये जो बाई एक्सिस आपको दिख रहा है, इस बाई एक्सिस का सिमेट्रिक होता है, और इसके जो है यहाँ से जाता है, लेकिन ये +1 ऐड हुआ तो यहाँ से 1 यूनिट ऊपर उठ जाएगा, और ये देखिए यहाँ पर होगा 1, और यहाँ पर देखिए तो ये आपका ओरिजिन्स है, और एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 दिस दैट मीन्स की वैल्यू कितना होगा 1.5, और ये वैल्यू तो √3 है तो 1.7, यानी ये वैल्यू ज़्यादा होगा, इसकी ग्राफ थोड़ा सा ऊपर होगा। तो ये देखिए ग्राफ यहाँ बना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 2x इंटू डी एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस √3 ग्राफ, ये देखिए ये ग्राफ बना नीचे वाला, है ना। तो आप इस तरह से देख रहे हैं, और सभी ग्राफ जो है एक बिल्कुल एक लाइन्स में है, और इसलिए सभी सिमेट्रिक दिख रहा है। तो इस ग्राफ को हम समझ सकते हैं कि ये ग्राफ के द्वारा कि जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस है उसका जो नेचर्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स का। तो ये बेसिक कहानी था प्यारे बच्चे, ग्राफ सब समझ सकते हैं इस प्रकार से। अब यही कहानी को हमको बेहतर ढंग से समझना है, तो इसे आप अच्छे ढंग से मेहनत करें। अगले लेक्चर्स में मैं इसका जनरल पॉइंट्स क्या होगा या कैसे इंटीग्रेशंस को अप्लाई करेंगे ये लेके आएंगे प्यारे बच्चे। तब तक के लिए इसे आप बढ़िया से रिवाइज करें, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। जय हिंद, जय भारत।